Welcome guys, welcome to another lecture. We are almost done with our internal security module. तो internal security module में क्या हमको पढ़ना है दोस्त, वो हम बात करते हैं. उसमें इंसर्जेंसी इन दी नॉर्थ ईस्ट आज का टॉपिक है हमारा. इंसर्जेंसी इन दी नॉर्थ ईस्ट, कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी जो है वो फैला था, उसके पीछे का क्या, राइट, उसके पीछे का क्या रीजन है, उस सब को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज द कोर्स लेक्चर स्ट्रक्चर. एक बार जरा देख लो आप. ओके, स्टार्ट कर. नॉर्थ ईस्ट जो है वो किस किस स्टेट से कंप्राइज करता है? तो 8 स्टेट है उसमें. आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल एंड सिक्किम. अगर मैं सिक्किम छोड़ दूं, लार्जली अगर मैं सिक्किम को हटा दूं, तो बाकी सारे स्टेट्स में, इन ऑल दी स्टेट्स, किसी ना किसी तरीके का इंसर्जेंसी मूवमेंट, किसी ना किसी तरीके का सेसेशन मूवमेंट, किसी ना किसी तरीके का सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हैज ऑलवेज बीन देयर. ओके, सो हम उसको डिस्कस करते हैं. ओके, और नॉर्थ ईस्ट जो है, इट हैज अ वेरी ह्यूज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अस, बिकॉज ये हमारा एक कॉरिडोर है टू ईस्ट एशिया. countries like Myanmar, countries like Thailand, countries like Vietnam, Cambodia, Laos, इन सब कंट्रीज से हम कैसे कनेक्टेड है? इट इज थ्रू आवर नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर ओनली. ओके, सो नॉर्थ ईस्ट जो है, इट हैज अ वेरी बिग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. दूसरी चीज है दैट इट ऑल्सो हैज huge strategic inference, huge strategic importance when considered with our border with China. जो बॉर्डर इशू है हमारा चाइना के साथ, उसके चलते नॉर्थ ईस्ट जो है उसका एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. दूसरी चीज क्या है? एक प्रॉब्लम है दैट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नॉर्थ ईस्टर्न जो है, अगर आप याद होगा, आपको मैप अगर याद है, नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरीके का मैप होता है. तो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर. क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर. ओके, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं. ऑलराइट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बहुत ही पतला कॉरिडोर है जो बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया को रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के साथ. ओके, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है. तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन अदर कंट्रीज. ओके, देन उनके ज्योग्राफी के वजह से, बिकॉज दे हैव ए माउंटेनस ज्योग्राफी, उनकी कैसी ज्योग्राफी है फ्रेंड्स? माउंटेनस ज्योग्राफी है. सो वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैरी करना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू प्लेन्स. जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस है, उसके वजह से अगर आप देखोगे तो वहां पर रेलवे ब्रिज बनाना इज ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज इट इज मेकिंग द सेम रेलवे ब्रिज इन द प्लेन्स. तो एक चैलेंज वो है. दूसरा चैलेंज है दैट इट इज नॉट मच कल्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया. वहां वो जो नॉर्थ ईस्ट है, द पीपल एंजॉय a distinct culture which is quite unique when compared to rest of India. Okay, so ये एक प्रॉब्लम है that the north east face. अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखो तो यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी. प्री ब्रिटिश, पोस्ट ब्रिटिश, सॉरी, ड्यूरिंग ब्रिटिश, ओके, मतलब प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश एंड फाइनली पोस्ट ब्रिटिश. बहुत इंपॉर्टेंट है हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेना, तब जाके हमें समझ में आएगा इंसर्जेंसी. तो प्री ब्रिटिश जो है, ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, भक्ति सेंट्स जो हैं, ओके, दे वेंट टू आसाम एंड मणिपुर. आसाम और मणिपुर में जाके, इवन त्रिपुरा, वहां जाके उन्होंने जो भक्ति का जो वर्ड है उसको स्प्रेड किया था. एंड द प्लेसेस, ओके, असम जिसको हम लोग अहोम किंगडम के नाम से जानते हैं,
किस किंगडम के नाम से जानते हैं? अहोम किंगडम के नाम से जानते हैं। तो आसाम, विच इज लाइक द अहोम किंगडम, ओके। आपको याद होगा एक देयर वाज दिस गाय कॉल्ड लचित बोरपुखान। लचित बोरपुखान के नाम से एक, यू माइट हैव नोन दिस पर्सन हु फॉट द मुगल्स। तो आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों दे वर फर्मली इन द वैष्णव, ओके। लचित बोरपुखान वाज अ आसामीज जनरल, ओके, एक जनरल था हु फॉट अगेंस्ट द मुगल रूल, ओके, हु फॉट अगेंस्ट द मुगल आर्मी, ओके, इन दी 1700s। सो उनका अभी आई थिंक 250 साल कंप्लीट हुआ था, तो उसको मनाया गया था, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में मनाया गया था, ओके। सो द थिंग इज कि ये तीन स्टेट, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, देवर इन दी वैष्णव फोल्ड, ऑलराइट, वैष्णव फोल्ड के अंदर थे। दे हैड हिंदू किंग्स एंड दैट वाज फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू नागालैंड, मिजोरम एंड इवन अरुणाचल प्रदेश, ओके, सो ये जो स्टेट्स थे, उसके बाद आप ले लो सिक्किम, सिक्किम ले लो, ठीक है। ये स्टेट्स थे, दे वेयर ड्यू टू देयर ज्योग्राफी दे वेयर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और वहां पर जो था उनका जो ट्राइबल आइडेंटिटी था, इट डेवलप्ड डिस्टिंक्टली, ओके। कुछ लोग की थ्योरी क्या है, दैट पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, especially people in Nagaland, people in Arunachal, theory hai, this is just a hypothetical story, that they were persecuted Chinese workers, and these people, they were employed in the building of Great Wall of China। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में क्या था कि पीपल वेयर फोर्स टू वर्क टिल डेथ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे वेयर फोर्स टू वर्क टिल डेथ। और उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस लाइक वियतनाम, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो एक स्टोरी ये है, ओके। दूसरी स्टोरी क्या है, दैट पीपल हेयर, ओके, हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनका जो ओरिजिन है, ऑलराइट, उनका जो ओरिजिन है, दैट इज मोर और लेस, इट हैज केप्ट इट्स पेस विथ टाइम। तो ये हाइपोथेटिकल, वी डू नॉट नो फॉर अ कंक्लूसिव एविडेंस कि क्या है। एनीवेज, तो प्री ब्रिटिश टाइम में मैंने आपको बता दिया डिस्टिंक्शन, बिकॉज ऑफ द हॉस्टाइल ज्योग्राफी हम नागालैंड वगैरह में नहीं जा पाए। मिजोरम जो है, इट वाज कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। इवन अरुणाचल जो है, इट वाज कट ऑफ, एंड देन सिक्किम भी जो है, इट वाज नॉट मच इन द इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। सो ब्रिटिशर्स ऑलवेज हैड दिस मिशनरी जील टू एक्सप्लोर, तो दे वेंट टू नागालैंड, और वहां पर दे फर्स्ट मेट with tribes like the Konyak Naga tribes. And the Konyak Nagas are also known as what? The Konyak Nagas are also known as the head hunter tribes. तो जब वो गए, when these people they went to Britishers, British administrators, British captains and majors, they went with an expedition to capture Nagaland and to capture Mizoram. So when they went there, they found what? They found that the Nagas were very hostile to any outside influence, or they fought a war with the Nagas, the war of dominance. Okay, no, not man eaters. They were headhunters. Headhunters is different than man eaters. Man eaters hota hai who indulge in cannibalism, whereas headhunters, basically trophy le jate the. Yes, the head जो था, head used to serve as a trophy to remind, okay, the enemies of the tribe. तो इंटर ट्राइबल कंफ्लिक्ट तो होता ही था, नागाज अपने में भी लड़ते थे,
एंड दे यूज्ड टू स्नीक, मान लो कि आप किसी नागा ट्राइब के हैं एंड यू आर गोइंग टू वॉश योर सेल्फ इन द नियर बाई विलेज, तो आसपास के द पीपल जो अदर ट्राइब के, एनिमी ट्राइब के लोग थे, दे यूज्ड टू एम्बुश यू, आपका सर काट के और ले जाते थे। सो नागालैंड के साथ उन्होंने वॉर छेड़ा। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेड बाय द ब्रिटिश मिशनरीज। ओके, बाय द ब्रिटिश मिशनरीज क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेड इन नागालैंड एंड मिजोरम। और नागालैंड और मिजोरम में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड होने से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस गॉट मल्टीप्लाइड, और पीपल दे बेसिकली लेफ्ट their old ways of head hunting, they left their old ways of tribal solidarity, and they started wearing, going to churches and started wearing the coat and pant and the tie. The women, they started wearing the blouse and the skirts. Okay, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, दैट ऑब्वियसली यू ऑल नो कि हाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट यूनियन। तो यहां पर बहुत सारे प्रो सेसेशन ग्रुप्स बने हु वांटेड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम टू बेसिकली लीव द इंडियन यूनियन। उसके बाद आसाम ऑल्सो ज्वाइंड देम। उनका बात क्या थी, त्रिपुरा भी ज्वाइन किया बाद में। उनकी बात क्या थी, व्हाट वाज देयर आर्ग्यूमेंट, व्हाट वाज द डिबेट? द डिबेट वाज दैट वी हैव ए डिस्टिंक्ट कल्चर एंड वी हैव अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री, एंड इंडिया के साथ हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वो सरवाइव नहीं करेगा। दैट्स वाई गिव अस ऑटोनॉमी, मेक अस independent, okay, just like you have made Kashmir, or you have, okay, give us a special arrangement, or allow us to become a new country, allow us to secede from the Indian Union। अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके बेसिस पे इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। rather India is not a union of states, rather India is a union of destructible states। India is an indestructible union of destructible states। हमेशा इस बात को याद रखना, India is not a union of state, rather India is a indestructible union। ऐसा यूनियन जिसको आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है। यूनियन जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स को तोड़ सकता है। तो उसी थ्योरी पे हमने उनको मना कर दिया। वी सेड दैट सेसेशन इज नॉट पॉसिबल। हमने ऑपरेशन जेरिको जैसी चीजें की। तो ऑपरेशन जेरिको क्या था, कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, ब्रिटिशर्स के साथ गए थे मिशनरीज। ब्रिटिशर्स जब गए, जब ब्रिटिशर्स दे were able to subdue the Nagas, they were able to subdue the Mizos। after the Britishers, the missionaries, the evangelists followed। अब समझ आया आपको? ओके, सो ऑपरेशन जेरिको क्या था? इट वाज द ऑपरेशन बाय द इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट मिजोरम। ओके, अगेंस्ट the Mizo fighters। yes, श्रीवत्स आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। भाई, एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट मैंने अभी पढ़ा दैट व्हाई डिड द ब्रिटिश टुक मिशनरीज टू नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज व्हेन वी लुक दैट particular situation with a Marxist view, we get to see that to get the business out of that particular chicken neck, ठीक है, we actually give it communalism direction, but if we look at if we look through rightfully through through a Marxist thing,
ब्रिटिश टुक मिशनरीज टू टेक आउट द बिजनेस, जो भी वहां पे चाय बनता था एंड द लोकल जितना भी पड़ता था उसको ब्रांडिंग करके दे यूज टू सेल इट टू द द वेस्ट. So this one perspective, yes. Yes, I think that's a very plausible explanation. And basically, missionaries were camp followers. They used to follow the army wherever the army used to go. They जब भी army का dominance बन जाता था, so they used to start their business. They used to start preaching. They used to start converting, and they used to find a lot of willing population जो नहीं चाहती थी that they should be at the receiving end of British persecution. तो उसके लिए they used to convert to Christianity, not Christianity, but Protestantism. Okay, because the Britishers, they were Protestants. All right. Yes. Okay. So Operation Jericho basically क्या हुआ था कि एक चीज थी मोतम. Do you guys know what is मोतम? So जब बैम्बू फ्लावरिंग होती है, बैम्बू का फ्लावरिंग होता है हर 50 साल में. Every 50 years बैम्बू का फ्लावरिंग होता है. तो उसमें क्या होता था, जब भी बैम्बू का फ्लावरिंग होता था 50 साल में एक बार, तो रैट इन्फेस्टेशन यूज टू हैपन. क्या होता था? रैट इन्फेस्टेशन. और मिजोरम का जो चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है दैट इज बैम्बू. तो मौतम जो है 1969 में 67-68 के करीब आया था. एंड इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर उस समय. द मीजोज, especially the Mizoram जो नेशनल फ्रंट था, MNF, it accused the Indira Gandhi government of mismanaging the Motam crisis, जिसके वजह से मिजोरम में क्या हुआ, फैमिन आ गया. एंड बाय द वे Motam also came recently, very recently, 4-5 साल पहले Motam came again. लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, 5-6 साल से तैयारी चल रही थी, जिसमें एंटी रोडेंट मेजर्स लिए गए थे. और जो रोडेंट्स का अटैक है उसको पहले ही मैनेज कर दिया गया, सो मच सो दैट वी डिड नॉट इवन कम टू नो अबाउट दैट. अब बैम्बू फ्लावरिंग जो हुआ था 67-68 के अराउंड, तो उसमें रैट इन्फेस्टेशन की वजह से मिजोरम में देयर वाज अ फैमिन लाइक कंडीशन. Okay, and the Indira Gandhi government, it was accused of mismanagement by the MNF. and जो MNF जो था और जो बाकी जो मिजोरम के मिलिशियास थे, मिजोरम के सेपरेटिस्ट थे, they started agitating against the Indian army. Okay, they did what? They started agitating against the Indian army, and then the Indian Air Force was called, and Aizawl, the capital city of Mizoram, where the majority of the people, majority of the militias and majority of the militants were hiding. They were bombed. Okay. यहां पर आपने देखा कि देन उल्फा वगैरह. अब उल्फा की क्या स्टोरी है, अब आसाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. मैंने आपको नागालैंड वगैरह बता दिया था. आसाम में क्या प्रॉब्लम थी? आसाम वाज अ हिंदू स्टेट, मेजॉरिटी हिंदू स्टेट था. एंड दे फॉलोड, आसाम जो है, दे फॉलोड द वैष्णविज्म. ओके, कामाख्या देवी का टेम्पल है. फिर क्या प्रॉब्लम आ गई? सो यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आई थी, दैट आफ्टर 1971 देयर वाज ए डेमोग्राफिक क्राइसिस. A lot of Bengali Muslims and a lot of Bengali Hindus from Bangladesh or East Pakistan and Bangladesh, they started to occupy the Brahmaputra Valley. तो जैसे ब्रह्मपुत्र आपने देखा होगा ऐसे जाती है, तो उसके सदर्न पार्ट जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, उसको ऑक्यूपाई करने लगे लोग. ओके, त्रिपुरा में भी बहुत सारे आ गए थे, वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे बंगालीज आ गए थे, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट.
और ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था? पाकिस्तान आर्मी का रिप्रेशन था, क्योंकि एक 1969 में एक साइक्लोन भोला आया था। क्या आया था? साइक्लोन भोला। और साइक्लोन भोला की वजह से मिलियंस ऑफ बंगालीज वेर किल्ड, and the Pakistan administration was accused of malhandling, of not paying proper attention, not allocating the aid। एक बहुत ही फनी स्टोरी है, बहुत सैड स्टोरी है, दैट दी पाकिस्तानी आर्मी, उसको पाकिस्तानी स्टेट को ना फॉरेन से बहुत फंड्स आए थे, एड आया था, so that it can support the people who were at the who bore the brunt of cyclone भोला। पता है मेजॉरिटी एड कहां उन्होंने स्पेंड कर दिया? वेस्ट पाकिस्तान में। और उसके टॉयलेट टॉयलेट वो लगा दिए, कमोड, जो कमोड होता है ना, वेस्टर्न कमोड, वो लगवा दिया, रादर देन एलोकेटिंग इट टू ईस्ट पाकिस्तान। वेरी फनी, बिकॉज वेस्ट पाकिस्तान को साइक्लोन ने छुआ ही नहीं था। West Pakistan was not an affected geographical entity, it was East Pakistan. Okay. And then Operation Searchlight happened, and where General Tika Khan was sent from Pakistan, and he said to the Bengalis कि मैं तुम्हारी नस्ल चेंज कर दूंगा। ओके, पाकिस्तान आर्मी जो है बंगालियों की नस्ल चेंज कर देगी, और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख बंगाली women were raped by the West Pakistani soldiers. Okay, अब यहां देखो इसके वजह से क्या हुआ। People started coming in 1971 तक, the demography of Assam had taken a very bad hit, and the Assamese, the ethnic Assamese, they were at the risk, they were at the risk ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी, अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी बनने के ओके उसमें प्रॉब्लम में चले गए थे। अब यहां पर आपको याद होगा एक बदरुद्दीन अजमल करके बंदा है, AIUML चलाता है, सदन ब्रह्मपुत्रा वाला जो वैली है, सदन वैली में, वहां पर उसको बहुत ज्यादा वो मिलता है। सो उसका जो वोटर बेस है, दोज आर दी बंगाली मुस्लिम्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, एंड ही विंस अ लॉट ऑफ सीट, काफी ज्यादा सीट्स उसको मिलता है, एंड ही सेंड्स अ लॉट ऑफ एमपीज आल्सो टू द पार्लियामेंट। ओके, अच्छा अच्छा खासा एमपी मिल जाता है, एंड दीज ऑल द वोटर्स, ऑल द वोट बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर gentleman comes from the Bangladeshi Muslims who migrated, okay, and whose parents migrated during the cyclone Bhola and Operation Searchlight. सो आसाम के जो एथनिक एसामीज थे, दे बेसिकली स्टार्टेड एन एजिटेशन। वो क्या करने लगे? एजिटेशन को स्टार्ट करने लगे, ठीक है, जिसमें बोला कि सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट काइंड ऑफ, उसमें आपका उल्फा आ गया, एंड उल्फा वाज अ मोर सेपरेटिस्ट, AIUDF, यस, उल्फा जो है, इट हैड अ मोर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। वो क्या चाहता था कि हम आसाम को इंडियन यूनियन से अलग कर दे। अगर अभी आपने देखा होगा, एक बंदा था जिसका नाम था शर्जील इमाम, शर्जील इमाम जो है, आई थिंक ही इज इन जेल और व्हाट, वो क्या बोल रहा था कि आसाम के लोगों को हम आजादी दिलाएंगे। JNU में क्या बोल रहा था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कि आसाम के लोगों को वी आर गोइंग टू गिव आजादी। और आजादी जो है वो किस बात से, दिस ओके, ये जो उल्फा वगैरह का मूवमेंट था, ऑलराइट, उसी को बेसिकली वो कर रहा था, एंड देन ही वाज राइटफुली जेल्ड। सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट चला, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक AGP करके, आसाम ओके गण परिषद, AGP करके बना था। उसमें आपके जो मेंबर, यूथ मेंबर थे, आपके जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, व्हाट इज हिज नेम, दैट जेंटलमैन, नहीं नहीं, अरे शर्मा, व्हाट इज हिज नेम, शर्मा, बिस्वा, हेमंत बिस्वा शर्मा, राइट। सो हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो थे, ही वाज वंस
ए लीडर ऑफ द यूथ लीडर ऑफ द एजीपी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, दीज वेयर सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। लेकिन सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन निकला जिसका नाम था उल्फा। ओके, और उल्फा जो है वो क्या हुआ, इट स्टार्टेड एजिटेटिंग एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। ओके, नाम क्या था इसका, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। देन नागालैंड में भी एक बना, नागालैंड में एनएससीएन, that is the National Socialist Council of Nagaland, and these were very ferocious, very heavily armed. These people were earlier supported by the People's Liberation Army of China, and they were able to acquire a lot of arms from Myanmar, because Myanmar जो है वो हमेशा से एक अनस्टेबल, इट वॉज एन अनस्टेबल कंट्री। तो नॉर्थ म्यांमार में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। कल के ही लेक्चर में मैंने आपको गोल्डन ट्रायंगल वहां पर बताया था कि बहुत ज्यादा ड्रग्स का तस्करी होता है, a lot of तस्करी happens, a lot of smuggling happens, and then there is this ISI, very good। ISI भी जो था, ISI ने भी बहुत सारे रिबेल्स को, उल्फा के, एनएससीएन, इवन द मिजो रिबेल, ये जो हमारे एक थे मिजोरम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, व्हेन इट वाज ग्रांटेड द स्टेटहुड, मिजो पीस अकॉर्ड हुआ था, आई थिंक 1986 की बात है, और उसमें मिजोरम को स्टेट दिया गया था। जो फर्स्ट, ओके, आई थिंक लाल थानवाल नाम था उनका, हु वाज द फर्स्ट गाय, what was his name? So he went to Karachi. He was taken to Karachi to be given arms training. He was taken to Karachi by Pakistan, ISI, okay, and वहां पर, okay, वहां पर उनको ट्रेनिंग मिला था, okay, and what was his name? I think I'm forgetting his name. First CM थे मिजोरम के, his name was लाल डेंगा। Lal, I think yes. Okay, I think yes. Lal, Mr. Lal Denga was that. Let me confirm that. He was taken to Karachi. He was taken to Karachi. Okay. Lal Thanwala. All right. Anyways. Okay. I'll just confirm and tell you. And he was taken to Karachi. Okay. He was taken to Karachi. I think his name was Lal Denga. लाल डेंगा ही नाम था उनका, और वहां पर उनकी ट्रेनिंग हुई थी। ओके, लाल डेंगा की ट्रेनिंग हुई थी कराची में, ओके, आईएसआई से। तो ये बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक था। आपको एक बात बता देता हूँ, आसाम में इंडियन आर्मी के ट्रक्स नहीं चलते थे, बिकॉज आसाम में इंडियन आर्मी जो है उसके ट्रक्स एम्बुश हो जाते थे। मैक्सिमम एम्बुश यूज्ड टू हैपन इन आसाम। एंड अगर 1989 में आप वीपी सिंह का स्पीच सुनोगे, वीपी सिंह का स्पीच सुनोगे, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, उन्होंने ये बोला है, माई हार्ट गोज आउट टू माई कंट्रीमैन इन आसाम, टू माई कंट्रीमैन इन पंजाब एंड टू माई कंट्रीमैन इन जम्मू एंड कश्मीर। उस समय आसाम जो है, इट वाज, सिचुएशन वाज एज बैड एज दैट ऑफ पंजाब एंड एज दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आसाम में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉयज पे बहुत हेवी अटैक्स होते थे। ओएनजीसी दिग्बोई फील्ड जो है, दिग्बोई फील्ड में ओएनजीसी, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बाकी जो ऑयल कॉर्पोरेशंस है वहां पर काम करते थे दिग्बोई में। एंड द ऑयल एग्जीक्यूटिव्स, द engineers were taken, they were kidnapped for ransom, and many never returned. A lot of oil executives from ONGC and Hindustan Petroleum who used to work in the Digboi field, they were kidnapped and they never returned. They used to be held for ransom, और ransom मिलने के बाद उनको मार दिया जाता था, because these people, the oil executives, they were from
द प्लेन स्टेट्स, मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात, इस टाइप के एरियाज के होते थे। ओके, सो एथनिक कॉम्पोजिशन मैंने बता दिया था, नागाज, मिजो, कुकी, मैती, बोडो, बहुत सारे आपको वहां मिल जाएंगे। 2019 में वी हैड अ बोडो अकॉर्ड आल्सो, इफ यू गाइस रिमेंबर, बोडो सेपरेटिस्ट के साथ। ओके, कल्चरल रिच एरिया है, लिंग्विस्टिकली डाइवर्स एरिया है। इवन इन अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है हिंदी क्यों बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में आपको सारे लोग हिंदी बोलते हुए मिलेंगे, इवन इन रिमोट एरियाज। व्हाट इज द रीजन, कैन एनीबॉडी टेल मी? बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अरुणाचल प्रदेश में स्मॉल ट्राइब्स होते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है। स्मॉल ट्राइब्स होते हैं, 20-20 हजार, 5-5 हजार, 4-4 हजार, 8-8 सौ, इतने बड़े बड़े ट्राइब्स होते हैं, और उनका अलग लैंग्वेज होता है। तो 40-50 लैंग्वेज होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सिंस इंटर ट्राइब रिलेशनशिप कैन नॉट बी मेड अगर सब अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, बिकॉज वन लैंग्वेज इज नॉट कंप्रिहेंसिबल टू दी अदर। मैं जो लैंग्वेज बोलूंगा आप नहीं समझ सकते, अरुणाचल प्रदेश में ये वाला प्रॉब्लम है। तो वहां पर हर लोग हिंदी बोलना सीख गया है। एवरीबडी नोज हिंदी इन अरुणाचल प्रदेश, और हिंदी में गाने गाते हैं। ईटानगर आप कभी जाना हुआ आपका, तो वहां के जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं, कैरियोके बार्स है, वहां पर जो क्लब्स हैं, वहां पर लोग हिंदी गाने गाते हैं, एंड दे प्रेफर हिंदी ओनली एक दूसरे से बात करने में, बिकॉज इतने छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वहां पर, दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, एंड ईच लैंग्वेज इज डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में बोलूं तो हिंदी वाला थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा, या राजस्थानी में बोलूं खड़ी बोली तो हिंदी वाला थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा। ऐसा नहीं है, इट इज टोटली इनकॉम्प्रिहेंसिबल। और हर ट्राइब का अपना एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है वहां पर। सो लिंग्विस्टिकली डिवर्स है वहां पर। आपको, आप जाओगे वहां पर मणिपुर वगैरह में, आसाम में जाओगे, पीपल दे नो हिंदी। ओके, पीपल दे नो हिंदी बिकॉज यस, एज समबडी हैज सेड करेक्टली, आई थिंक वीएस ने कहा था कि जितने भी स्टेट्स हैं, सातों स्टेट है, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड बाय हिंदी ओनली। एक दूसरे से हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी में ही विचार होता है उनका। ओके, सोशल स्ट्रक्चर जो है, ट्राइबल एंड क्लैन अफिलिएशन, इट रीन सुप्रीम्स। अब यहाँ पर मेघालय का बात कर देता हूं, तो मेघालय जो है, वहां पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस काफी हैवी रहा था, और वहां पर 3 ट्राइब प्रोमिनेंट है, दैट दोज आर दी गारो, द खासी ट्राइब एंड द जैंतिया ट्राइब। तो ये जो गारो, खासी, जैंतिया, ये हिल्स के नाम है। गारो, खासी, जैंतिया जो है वो हिल्स के नाम है, और वो ट्राइब्स के भी नाम हो गए। मतलब जो ट्राइब्स है, दे डिराइव देयर नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द हिल्स। तो इसमें, इनमें सेपरेटिस्ट उतना नहीं है, बट दे हैव अ वेरी हैवी सन ऑफ द सॉइल इन्फ्लुएंस। सन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या होता है? रीजनलिस्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है? मेघालय में देर इज अ पंजाबी कम्युनिटी, बहुत सारे पंजाबी जो हैं, पंजाबी लोग आ गए थे वहां पर फॉलोइंग द ब्रिटिशर्स, और उसके चलते जो ये खासी स्टूडेंट यूनियन, ओके, गारो स्टूडेंट यूनियन, जैंतिया स्टूडेंट यूनियन, इस टाइप के स्टूडेंट यूनियन बहुत सारे हैं वहां पर। और स्टूडेंट यूनियंस, दे रन दिस सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, जहां पर वो बिहारी लेबर और पंजाबी बिजनेसमैन, उनको दे हरास एंड दे बेसिकली टेल देम टू गेट आउट ऑफ मेघालय, बिकॉज मेघालय बिलोंग्स टू द ट्राइबल्स। ओके, ऐसा बोला जाता है। इनका जो ये होता है, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, इट इज यूनिक, इट इज डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अदर ट्राइब्स, क्योंकि यहाँ पर मैट्रीलीनियल कस्टम्स इनका चलता है, नॉट मैट्रियार्कल। आई एम सेइंग मैट्रीलीनियल। मैट्रीलीनियल मतलब मदर साइड से, ओके, मदर साइड से देखा जाता है इनका। दूसरा है मैट्री लोकल कस्टम्स, मतलब आफ्टर मैरिज जो सन इन लॉ है, आफ्टर मैरिज जो सन इन लॉ है, वो जाता है शादी करके अपनी वाइफ के यहां रहने। ओके, मैट्रियार्कल मतलब रूल ऑफ विमेन। ओके, रूल ऑफ विमेन। और मैट्रीलीनियल मतलब आप अपना लीनियज ढूंढ रहे हो, आप अपना लीनियज ढूंढ रहे हो मदर साइड से। गौतमी पुत्र सतकर्णी, याद है सभी को, सतवाहनाज में हमने पढ़ा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, तो वो क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी इन द सतवाहनास डायनेस्टी, ही वाज ट्रेसिंग हिज lineage from his mother side. It doesn't mean the mother is the ruler of the house.
It doesn't mean that mother is the ruler of the house. Okay, इस चीज को ध्यान रखना. मैट्रियार्कल इज डिफरेंट, मैट्रीलिनियल इज डिफरेंट. मैट्रियार्कल बहुत ही कम एरियाज में आपको मिलेंगे. 1% कम्युनिटीज आर मैट्रियार्कल, 99% आर पैट्रियार्कल. ओके, हमने ये डिस्कस कर लिया. ओके, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको डिसाइड कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. रूलर इज नो, नो नो, रूलर इज फादर ओनली, रूलर इज फादर ओनली. लेकिन आप अपना लीनिएज ट्रेस कर रहे हो मदर साइड से. क्या कर रहे हो? लीनिएज ट्रेस कर रहे हो मदर साइड से. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहां देखो क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रॉब्लम थी. तो सबसे पहले असिमिलेशन इश्यूज. दे फेल्ट एलियनेटेड इन द हिंदी डोमिनेटेड, द हिंदी डोमिनेटेड इंडियन रिपब्लिक, because they used to follow a different culture. Majority of the Naga tribes, the Mizo tribes, they used to follow a different culture. Okay, उसके बाद आर्टिफिशियल डिमार्केशन ड्यूरिंग द ब्रिटिशर टाइम. तो ब्रिटिश के समय, ब्रिटिश रूल के समय बाउंड्रीज जो बने, इट वाज मेड फॉर एडमिन कन्वीनियंस. और ये ब्रिटिशर्स हर जगह करते हैं. अगर आप इराक का मैप देखो, इट इज स्ट्रेट लाइन. अगर आप इजिप्ट का मैप देखो, इट इज स्ट्रेट लाइन. अगर आप सूडान का मैप देखो, लिबिया का मैप देखो, आप मैप देखो इजराइल का, इट इज लिटरली स्ट्रेट लाइंस. नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, सीरिया का मैप देखो जाके. सो ब्रिटिशर्स जहां भी जाते थे वहां पर क्या करते थे? आर्टिफिशियल डिमार्केशन करते थे. स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं है किसी कंट्री का. क्योंकि जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू ड्रॉ द बाउंड्रीज टेकिंग इन द एथनिक एंड द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल कंसिडरेशंस ऑफ अ कंट्री, तो जनरली इस टाइप का, ओके, गोलू 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 ऐसा इस टाइप का मिलता था. ऑलराइट, तो उसके वजह से क्या हुआ? लॉट्स ऑफ ट्राइब्स फाउंड देमसेल्व्स इन द रॉन्ग स्टेट. और उसके वजह से एजिटेशन स्टार्टेड हैपनिंग. जैसे आपने, मैंने बताया आपको, मणिपुर में क्या है. सपोज दिस इज मणिपुर, तो इम्फाल वैली जो कि ओके इज लाइक 20% ऑफ द ज्योग्राफी, लेकिन वहां पर 54% मैतीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन 20% लैंड. और जो बाकी का लैंड है माउंटेन वाला, वहां पर नॉर्थ में नागाज मिलेंगे और साउथ में कुकीज मिलेंगे. देन देर इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ चुरचांदपुर. और चुरचांदपुर जो है वहां पर आपको बोथ मैतीज, नागाज और कुकीज मिल जाएंगे. ओके, ठीक है. तो इस चीज को याद रखना आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने क्लास में भी बताया, लास्ट जो हमारी जुलाई अगस्त में सेशन हुआ था ऑन दी मणिपुर बर्निंग इशू. ओके, सो उसको मैंने आपको वहां बता दिया था. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ऑब्वियसली, जैसे हमने देखा मिजोरम में मौतम आया था, तो वहां पर देयर हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट का उन पे आरोप लगा है. हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा है. देन ऑपरेशन जेरिको, जहां पर अपने ही लोगों पे इंडियन गवर्नमेंट ने बॉम्बिंग करा दिया था यूजिंग द इंडियन एयरफोर्स. ओके, सो इस टाइप की कंप्लेन्स. देन द डेमोग्राफिक चेंज, माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज, मैंने बताया कैसे आसाम के जो लोअर वैली है, जैसे ब्रह्मपुत्र ऐसे जाती है, तो नॉर्थ में आसामीज कॉन्सेंट्रेट हो गए और साउथ में आपको मुस्लिम्स, बंगाली मुस्लिम्स मिल गए. तो उसके वजह से आसामीज जो हैं दे स्टार्टेड हैविंग एंजाइटी कि हम अपने ही स्टेट में पराये हो जाएंगे अगर हम अलाउ करते रहे तो. ओके, देन इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कुकी वर्सेस मैती, मैती वर्सेस नागा, नागा वर्सेस कुकी. ओके,
तो ये प्रॉब्लम्स, इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज्यादा, ओके, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको पता है मैतीस को किसने ट्रेन किया था? मैतीस को इनिशियली किसने ट्रेन किया था टू फाइट द कुकी रिबेल्स? इट वाज द नागाज। जो नॉर्थ में नागाज हैं, they trained the some of the Meitei organizations to fight the Kukis because Nagas were absolutely brutal with the Kukis. The Nagas who live in the northern side, they are absolutely brutal against the Kukis. Okay, so ये okay, ये इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट जो है इट बेसिकली स्पिल्ड ओवर, और वो इंडियन गवर्नमेंट का भी हेडेक बन गया। दूसरा है इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अभी रिसेंटली आपको याद होगा आसाम और मेघालय के बाउंड्री पे फायरिंग हुई थी, और मेघालय में एक्चुअली मेघालय से पीपल दिस बॉट देयर स्नाइपर राइफल एंड दे किल्ड द मेघालयन सिविलियंस। दे ब्रॉट द स्नाइपर राइफल्स फ्रॉम देयर होम बिकॉज आर्म्स ओनरशिप, इलीगल आर्म्स ओनरशिप इज मैसिव इन नॉर्थ ईस्ट। और असम में वहां पर क्या हुआ, बाउंड्री डिस्प्यूट जो था, सिंस बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल बहुत दिन से नहीं हुआ था, मल्टीपल पुलिस मैन वेयर शॉट डेड। और उसमें एसपी को भी टारगेट किया था, एसपी के पैर पे गोली लगी थी। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज शॉट इन द लेग, और वंस ही वाज उसके सर पे मारने की कोशिश की थी, तो उसके बॉडीगार्ड ने अपने आप को एज अ बॉडी शील्ड बना के, एंड ही सेव्ड हिज एसपी, बट अनफॉर्चुनेटली द बॉडीगार्ड डाइड। ऑलराइट, बॉडीगार्ड डाइड सेविंग हिज बॉस। सो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये सारे इश्यूज हैव बीन देयर। अब ये मैप देख लो, कौन कौन से नागालैंड में एनएससीएन बहुत सारे हैं। एनएससीएन के है, एनएससीएन आई एम है, एनएससीएन आर है, एनएससीएन के है। तो जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है उसमें बहुत सारे स्प्लिंटर ग्रुप है। जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें किसी की लड़ाई हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी की लड़ाई हो जाती है, तो उसके वजह से मल्टीपल स्प्लिंटर ग्रुप्स निकल जाते हैं। ओके, और मल्टीपल स्प्लिंटर ग्रुप्स निकल जाते हैं, उसके वजह से बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं अपने एरियाज में। ओके, देन मणिपुर में आपको यूएनएलएफ, WSESEA, NSCN-IM, नागालैंड वाला जो है वो इंटर स्टेट ऑपरेशंस भी करता है। NSCN जो इजाक मुआइवा बोलते हैं, जिसको इजाक मुआइवा, इट बेसिकली NSCN वाले जो है वो अरुणाचल में भी आपको मिल जाएंगे, और मणिपुर में भी, नॉर्दर्न मणिपुर जहां पर नागालैंड। तो बेसिकली ये है क्या, व्हाट डज द NSCN वांट्स? The NSCN people, they want a country called the Greater नागालिम, और ग्रेटर नागालिम में पार्ट्स ऑफ अरुणाचल, पार्ट्स ऑफ असम, पार्ट्स ऑफ मणिपुर इंक्लूडेड है। ओके, इसको बेसिकली, और पार्ट्स ऑफ नागालैंड भी इंक्लूडेड है। ऑलराइट, उसी तरीके से त्रिपुरा में भी ATTF, ऑलराइट, ऑल त्रिपुरा टाइगर फ्रंट, समथिंग समथिंग इस टाइप से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएंगे। त्रिपुरा लिबरेशन आर्मी, छोटे छोटे बहुत सारे हैं, 50-60 की फोर्स वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आसाम में आपको उल्फा, ऑलराइट, JMB, KPLT, CPI, माओइस्ट, even the Naxals have had joined the battle in Assam. Okay, let us talk about some of them. तो उल्फा जो है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, it was established in 1979 and it wanted to establish a sovereign Assamese state through an armed struggle. Why? Because they said that the Indian state is economically neglecting us and it is alienating the Assamese people by demography change. And they engaged in armed insurgency, bombings, violent kidnappings and extortion. मैंने बताया था ONGC वालों का किडनैपिंग करते थे दिग्बोई के फील्ड से। Then NSCN,
It was originally formed in 1980 and it later split into the NSCN-IM, that is the Isaaq Muiwa faction, and the NSCN-K, that is the Khaplang faction. So ये basically इनके बीच में लड़ाई हुई थी. All right, both of them, they wanted to, उनके कैसे engage करना है with the Indian government. जो खापलांग वाले हैं, they want a total independence, whereas the Isaaq Muiwa wale, they basically want autonomy within the Indian state. Okay. Yes. Then it seeks to establish a greater Nagaland based on the Maoist socialist principle. तो यहां समझ में आ जाना चाहिए that Chinese PLA जो है उसने इनको काफी सपोर्ट दिया था. Okay, even the ISI. Then they were known for their guerrilla warfare tactics, attacks on forces, and imposing taxes. So this is a big issue because the Naga people, they have to pay double taxes. They have to pay taxes. All right. They have to pay taxes to the Naga insurgents also. All right. Naga insurgents को भी देते हैं at the same time. And at the same time वो इंडियन गवर्नमेंट को अपना जीएसटी भी पे करते हैं. उसके वजह से, ऑलराइट, उसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुई थी, ऑलराइट, प्रॉब्लम क्या हुई थी, दैट डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम है. डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम है. एंड द ऑनेस्ट नागा पीपल हु वांट टू डू ऑनेस्ट बिजनेस, ऑलराइट, ऑनेस्ट बिजनेस, वो जो है वो बेसिकली इसके वजह से पिस जाते हैं. ऑलराइट, वंस मोर क्या है, ओके, डिफरेंस के दोनों के बीच में तो हुआ क्या था देखो बताता हूं. 1997 में एक वायलेंट क्लैश हुआ था दोनों ग्रुप्स के बीच में, और इट वाज इनिशियली, ओके, इट वाज इनिशियली, ऑलराइट, इट वाज इनिशियली ड्यू टू सम इंटर ट्राइबल राइवलरी, बिकॉज नागालैंड में भी बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं. तो खापलांग जो है बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द कोनियक नागास. कोनियक नागा जो मिलिशियाज है, सेपरेटिस्ट हैं, they formed, Konyak Naga is a type of tribe, yes, they formed the NSCN-K, all right, and then, all right, उसका जो लीडर था उसका नाम था SS खापलांग, SS खापलांग, और एक और बंदे का नाम था, क्या था नाम था उसका, खोले कोन्याक, खोले कोन्याक. So both of them, they formed the NSCN-K. और जो IM है, ऑल राइट, जो IM है, इट वॉज द ओरिजिनल, मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है दैट वॉज रिटेन देयर. ऑल राइट, IM में उसमें एक नाम था थुइंग गालिंग. द नेम वॉज, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था, जो ओरिजिनल बॉस था, वो उसने अपना थुइंग गालिंग नाम था उसका, थुइंग गालिंग मुइवा. ओके, सो ये बेसिकली ओरिजिनल बॉस था, दिस पर्सन, एंड ही रिटेन्ड द NSCN-IM. और जो अलग हो गए वो थे NSCN-K वाले. तो NSCN-IM वाला जो है, ओके, NSCN-IM वाला जो है वो बेसिकली दे आर मीकर कंपेयर टू द K पीपल. और NSCN-K वाले जो हैं दे वांट नथिंग बट टोटल इंडिपेंडेंस एंड दे वांट अ ग्रेटर नागालैंड. ऑलराइट, और NSCN-K जो है दे ऑल्सो रन एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल. म्यांमार में छुपे हुए हैं ये, और वहां पर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं. गवर्नमेंट इन एग्जाइल मतलब कि हमारी गवर्नमेंट यहां चल रही है, जब नागालैंड आजाद हो जाएगा तब हम जाके वहां पर ये इस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे. ऑलराइट, और ये जो है बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा they indulge in a lot of drug crimes. जेड जो बुद्धा होता है उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं. ऑलराइट, सो ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ. तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, ऑलराइट, इंडियन गवर्नमेंट है वो, ऑलराइट, NSCN-IM जो है इट वाज द मेन इंसर्जेंट ग्रुप, इट वाज द मेन इंसर्जेंट ग्रुप. और ये जो के है, दिस इज बेसिकली द यूथ स्प्लिंटर. ऐसे समझते हो ना कि जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बूढ़े या बूमर्स जो हैं
बूमर्स जो हैं जब वो आगे चले जाते हैं तो यूथ जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो बेसिकली NSCN-K वाला जो है वो समझ लो यूथ ने बनाया था। द यूथ ज्यादा इसमें चले गए थे, कोनियक्स। हाँ, बेसिकली जो यंग ब्लड्स थे, दे फॉर्म देयर अदर पार्ट एंड दे सेड कि आईएम वाले जो हैं, इसाक मुइवा वाले, दे वे आर गोइंग सॉफ्ट, दे वे आर गोइंग सॉफ्ट ऑन द इंडियन स्टेट। ओके, एंड देन अभी अगर आप देखोगे, ऑलराइट, अभी अगर आप देखोगे तो इन 1997 ऑल्सो NSCIN जो है, इट एंटर्ड इनटू पीस प्रोसेस विथ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के साथ दे एंटर्ड इनटू द पीस प्रोसेस। और उसके साथ, ऑलराइट, उसके साथ दे फाइनली नागा पीस अकॉर्ड जो है वो अभी रिसेंटली हमने साइन किया है इनके साथ। तो अभी भी लेकिन NSCN-K वाले जो हैं, दे स्टिल रन their government in exile, they still are on the run in Myanmar. Okay, then the ATTF, all Tripura Tiger Force, it was established in 1990. तो यहाँ पर क्या था कि बेसिकली त्रिपुरा के जो मूल निवासी ने इंडिजिनस पीपल, अभी भी आई थिंक देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड AIPPF। ओके, इंडिजिनस पीपल जो बीजेपी के साथ अलाई करके इट फाइट्स अगेंस्ट द CPI, द कांग्रेस एंड द TMC। सो जो त्रिपुरा जो है, जो त्रिपुरा है, वहां पर एक ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स का जन्म हुआ था। बेसिकली दे आस्क्ड द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन, द बंगाली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स, टू गेट आउट ऑफ त्रिपुरा एंड टू रिस्टोर द इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज राइट्स। और इनिशियली थोड़ा सा इन्होंने भी आर्म्ड अटैक्स वगैरह किए थे, बट लेटर ऑन इट वाज सबड्यूड। और आज के डेट में बहुत कम इनका इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका नहीं है। देन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, सो दे वांटेड सॉवरेन बोडोलैंड फॉर द एथनिक बोडो पीपल। अब बोडो पीपल भी होते हैं, आपको मिल जाएंगे आसाम में। ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आसाम में आपको ये बोडो पीपल मिल जाएंगे। सो यू नो, जो जो बोडो है, ऑलराइट, बोडो टेरिटोरियल रीजन है, दे वांटेड कि नॉर्थ आसाम में, जैसे आसाम का ये वाला एरिया है, तो जो उनका भूटान के साथ, सपोज ये वाला जो नॉर्थ में, सपोज दिस इज आसाम, तो नॉर्दर्न पार्ट में ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो है, दे वांटेड इट टू बी सेपरेट और उसको बोडो लैंड बनाना चाहते थे। ऑलराइट, एंड दे वांटेड अ सॉवरेन बोडो लैंड। और उन्होंने बोला कि हम असमीज पीपल से अलग हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम दी असमीज पीपल। they carried out armed attacks, they carried out bombings, लेकिन then finally I think in 2019 we had a Bodo peace process, or finally we entered into negotiations with the Bodo agitators. Okay, then there was UNLF, United National Liberation Front from मणिपुर। मणिपुर में एक PLA भी है, मणिपुर में एक PLA भी है। ओके, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। अभी रिसेंटली एक कर्नल एंड हिज एंटायर फैमिली वाज किल्ड। यस, इसी ग्रुप का PLA जो है 2015 नहीं, एक तो चंदेल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यही लोग करते हैं। लेकिन रिसेंटली आई थिंक ड्यूरिंग कोविड 2021-22 की बात है, यस, चंदेल में 2 बार हुआ है, चंदेल में 2 बार हुआ है। वो उरी मूवी है, उसमें वहीं से स्टार्ट होती है, उरी मूवी जो है वो चंदेल वाले अटैक से स्टार्ट होती है। व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यस, तो जो चुरचानपुर बोल रहा हूँ, PLA जो है, अभी रिसेंटली एक शुक्ला जी थे, कर्नल शुक्ला वो स्किल्ड विथ हिज फैमिली, वो फैमिली जा रही थी उनकी, और चंदेल डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, ही वाज द CEO। अच्छा, विप्लव त्रिपाठी नाम था, सॉरी, त्रिपाठी नॉट शुक्ला, त्रिपाठी जी जो थे, कर्नल त्रिपाठी, वेरी सैड, उनका 8 साल का बेटा था एंड दे वर किल्ड बाय दिस PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। लेकिन काफी अच्छा इनको ट्रीटमेंट मिला। इसके बाद PLA वालों को हमने घुस के मारा म्यांमार में, इनको पूरा इनका कैंप तबाह कर दिया, एंड नाउ ठीक है, औकात नहीं है इनकी कि वापस से इस टाइप के चीज वापस कर पाए। ऑलराइट, देन देर इज अ हमार। ओके, मार या हमार कैसे पढ़ते हो इसको, HS, आई थिंक H इज साइलेंट, तो मार पीपल्स कन्वेंशन डेमोक्रेसी।
सो HPCD, व्हाट डज दीज पीपल वांट? तो जैसे मिजोरम में एथनिकली मिजो ट्राइब्स आर दी हाईएस्ट, एथनिकली सबसे ज्यादा मिजो ट्राइब है, लेकिन उसमें एक छोटा परसेंटेज मार लोगों का भी है। तो दीज पीपल दे वांट an autonomous Mar tribal area, because they accuse the Mizo people of basically dominating them. All right. So क्या क्या causes है? तो demand for autonomy and independence, political factor is there. So वहां पर ओके उसमें ऑटोनॉमी का डिमांड है, इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट्स इट, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं कहता है कि हम इस टाइप की ऑटोनॉमी, विद द नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ कश्मीर, बिकॉज कश्मीर का एक यूनिक सिचुएशन था, बाकी किसी भी स्टेट के लिए हम ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज दिस माइट हैव अ डोमिनेटिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट, और बाकी स्टेट भी मांगने लगे छोटी छोटी बात पे। देन परसीव्ड नेग्लेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक ये भी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सालों तक अभी जिस तरीके से, स्पेशली 2014 के बाद पहली बार आप देखोगे मिजोरम में अभी एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था, बट इट शोज दैट वो ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है, इट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, कि वहां पर कुछ काम हो रहा है तभी कोलैप्स हो रहा है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में कोई ब्रिजेस वगैरह कोलैप्स नहीं होती थी, बिकॉज वहां डेवलपमेंट जाता ही नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग आफ्टर 75 years of independence to get the railway line to Mizoram, to Manipur, to Nagaland. Okay. And उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टोटल नेग्लेक्ट करती थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं आपको चीज बताई थी कि पहले हमारा स्ट्रैटेजी क्या था चाइना से निपटने का। व्हाट वाज आवर स्ट्रैटेजी टू फाइट चाइना? कि अरुणाचल प्रदेश में हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाएंगे, तो जब चाइनीज आएंगे उधर से अपने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो इधर में स्टॉल हो जाएंगे। ओके, सो इस टाइप के पथेटिक आइडियाज थे हमारे। ओके, आज के डेट में आप जाओगे तो जियो वगैरह काम करता है आपको अरुणाचल प्रदेश में, तवांग वगैरह में, वहां पर भी आपको जियो का सिग्नल मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स, internet penetration has happened, the general administration has been bolstered. Okay, देन हिस्टोरिकल अग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसेस जो है, बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए थे उनके ब्रिटिशर्स के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ट्राइबल्स के, जिसको वो ट्राई कर रहे थे इन्फोर्स करने का, बट ड्यू टू द सिचुएशन एट दैट मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट उसको फुलफिल नहीं कर पाई, जिसके वजह से दे स्टार्टेड देयर एजिटेशन। अरुणाचल प्रदेश में बहुत लो लेवल का, सी अरुणाचल प्रदेश इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ओके, दे आर बेसिकली टिबेटन इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिस्ट कल्चर है वहां पर। इट इज टोटली डिफरेंट देन द नागा ट्राइबल कल्चर एंड द मिजो ट्राइबल कल्चर और द मणिपुरी कल्चर। ओके, सो अरुणाचलीज आर बेसिकली टिबेटन इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिस्ट, और दे अबोर चाइना, बिकॉज वो देखते हैं कि जो उनका स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, हिज होलीनेस दलाई लामा, ही वाज नॉट ट्रीटेड फेयरली बाय द चाइनीज। ओके, सो अरुणाचल जो है वहां पर भी लेकिन कुछ लेवल पे हुआ था, जब बहती गंगा में जिसको बोलते हैं ना हाथ धोना, तो कुछ अरुणाचलीज थे, some Arunachalis dissidents who wanted to have a grand movement, but it fizzled out because कोई उस टाइप का था ही नहीं वहां पर, उस टाइप का सेंटिमेंट था ही नहीं जनरल पॉपुलेशन में। ओके ओके No, बट the actually I mean the struggle in Arunachal Pradesh was due to the insurgency caused by the movement of Naga people in Arunachal Pradesh, not by the tribal people of Arunachal Pradesh, as far as I know. राइट। सो अभी जैसे अमित हैज राइटली सेड कि मैंने उस समय भी बताया था आपको, सम नागा जो नागा थे वो उधर भी चले गए थे। जैसे आप यहाँ मैप देखो, ये देखो मैप, तो यहाँ NSC एंड IMK, तो अरुणाचल जो था नागालैंड से, दे वांटेड दिस पीस ऑफ लैंड, ये जो यहाँ पर है ना, आई थिंक दाचीगाम यहीं पर है ना, नामधापा नेशनल पार्क इज हियर, राइट? सो दे वांटेड दिस एरिया एज पार्ट ऑफ देयर ग्रेटर नागालैंड। सो अरुणाचल में भी इशू उठा था दैट अ लॉट ऑफ नागास दे आर कमिंग इन, और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी थे विद इन द अरुणाचल सोसाइटी।
हर सोसाइटी में होते हैं, बट ओके सॉरी, दाचीगाम इज इन, यस, नामधापा आई वाज सेइंग, या नामधापा, यस। सो दाचीगाम इज इन कश्मीर, नामधापा बोल रहा था, गलती से दाचीगाम निकल गया। सो अरुणाचल जो है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही लो लेवल का इंसर्जेंसी हुआ था, कुछ ऐसा इशू नहीं था वहां पर। ओके, ऑल राइट। सो क्या क्या प्रॉब्लम थी, इसका इम्पैक्ट क्या था? डिसरप्शन ऑफ डेली लाइफ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दैट वाज वन इशू। आफ्सपा, तो आसाम में काफी ज्यादा ये बड़ा एक इशू है आसाम में। देन आपको याद होगा, देयर वाज दिस लेडी कॉल्ड इरोम शर्मिला, और इरोम शर्मिला वाज अ मणिपुरी protester who went without eating for I think years. For years she went without eating to cancel AFSPA in Manipur. Yes. So the problem is कि AFSPA में क्या होता है कि इंडियन सोल्जर्स को इम्यूनिटी मिल जाती है एंड दे कैन वर्क विथ इम्प्यूनिटी। उनके कोई भी एक्शन को आप जज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट, दे आर नॉट लायबल फॉर आंसरिंग। तो बहुत सारे किलिंग्स हुए थे जिसमें कोई जस्टिस नहीं मिला था। सो एक वो प्रॉब्लम थी। देन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टेट के लोग जो हैं, बहुत सारे स्टेट के लोग जो हैं, ऑलराइट, उसमें क्या था, एक मिजोरम में एक कम्युनिटी थी, उसका नाम बता सकते हो? देयर वाज अ कम्युनिटी इन मिजोरम, जहां पर मिजोरम से उनको भगाया गया, अब जाके वो त्रिपुरा में रह रहे हैं। सो व्हाट वाज द नेम? अभी बहुत वो चला था, बहुत चला था उसमें, चकमा, चकमा थे। आर यू श्योर? ब्रू, ब्रू, ब्रू माइग्रेंट्स। ओके, ब्रू पीपल, यस, गुड। सो ब्रू रेफ्यूजीज जो है, वहां पर हमने देखा कि मिजोरम में हमें मार लोग जो थे, एंड देन ब्रू ब्रू माइग्रेंट्स थे। तो मिजोरम में एक एथनिक मिजो डोमिनेंस, मिजोरम में एथनिक मिजो डोमिनेंस जो है, ओके, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मिजोरम में इनिशियली रहते थे, और ये ब्रू पीपल को भगा दिया गया था मिजोरम से ड्यूरिंग द स्ट्रगल, और ये रह रहे हैं त्रिपुरा में अंडर स्टेट प्रोटेक्शन इन 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 द रेफ्यूजी कैंप्स। लेकिन उसके बाद सरकार चाह रही है कि उनको मिजोरम वापस भेजा जाए, ब्रू लोगों को मिजोरम वापस भेजा जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? द मिजो पीपल आर सेइंग दैट दीज पीपल आर आउटसाइडर्स, ये इंडिया के है ही नहीं, दे आर नॉट, दे डू नॉट बिलोंग टू इंडिया, सॉरी मिजोरम, इनको लेके जाओ यहां से, हम नहीं रखेंगे। सो ब्रू एक बड़ा एक इशू है। अभी रिसेंटली दे वांटेड, इंडियन गवर्नमेंट, इट वांटेड टू ट्रांसफर द पीपल, द ब्रू पीपल। ओके, गुड। आई थिंक पाई भाई हैज सेड, उन्होंने बताया था ब्रू है, ठीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है आफ्सपा वगैरह की वजह से। इतने दिन तक प्रॉब्लम्स थे आसाम में, आसाम के लोग बड़े दहशत में रहते थे, बिकॉज उल्फा का बहुत बड़ा दहशत था उस समय। उल्फा के लोग जो थे वो घर घर जाके, दे यूज्ड टू बॉम्ब, उल्फा पीपल दे यूज्ड टू बॉम्ब हाउसेज। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो मेरे जान पहचान में एक आईपीएस ऑफिसर है, अभी बहुत सीनियर पोजीशन पे, आसामीज आईपीएस ऑफिसर है। अरे उनका नाम सुना होगा ना, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो इज एन आसामीज। उनका घर उड़ा दिया था उल्फा वालों ने। he was posted in Assam that time. He was a joint director in Assam, और उनका घर उड़ा दिया था उल्फा वालों ने। थैंकफुली जो है, ऑलराइट, थैंकफुली असम जो है, मतलब उस समय वो घर पे नहीं थे। ओके, सो इस टाइप की किलिंग्स, एसपी, a lot of SP IPS officers have laid down their life, a lot of policemen have laid down their life in Nagaland, in Manipur, a lot of colonels, a lot of lieutenant colonels, a lot of brigadiers, majors, captains, soldiers, NCOs, they have laid down their life fighting insurgents. So एक बहुत ही एक ज्यादा, आप ये कह सकते हो कि जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हुआ है, दैट इज ऑन द ब्लड ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स। It has happened on the blood of our brave hearts. Okay.
ठीक है, इम्पैक्ट क्या है इसका, इस टाइप की इंसर्जेंसी का? तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ पे हिंड्रेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज, ऑब्वियसली उड़ा देना ब्रिजेस को, रेलवे लाइंस को, रोड्स को, कनेक्टिविटी टावर्स को। आप ऑयल, हमारा जो दिग्बोई वाला ऑयल फील्ड है उसको कितने बार उड़ाया गया। सो ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो गेट्स डिसरप्टेड। कोई वहां पर कंपनी सेटअप नहीं करना चाहता है, बिकॉज कंपनी सेटअप करोगे तो उल्फा के लोगों को, एनएससीएन के लोगों को यू हैव टू पे सम टैक्सेस, तो इसीलिए नोबडी वांट्स टू एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री देयर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेटबैक्स, ओके, ये भी प्रॉब्लम है एक। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी जो अपनाते थे बहुत सारे एनएससीएन वाले, क्या करते थे कि खेतों को आग लगा देते थे ताकि इंडियन आर्मी उनको कैप्चर ना कर पाए। उसके वजह से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लॉस होता था। पुअर फार्मर्स दे यूज्ड टू हैव दिस प्रॉब्लम। ओके, ये वही प्रॉब्लम था। ये आसामीज, आसाम पुलिस के लोग हैं, इधर मेघालय है, जो फाइटिंग हुई थी उसी का फोटो है। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या थी? तो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, वी डिप्लॉयड सीआरपीएफ, बीएसएफ, इवन द आर्मी। आपको आसाम रेंजर्स मिल जाएंगे, ओके, जो इसको उल्फास के साथ फाइट किया उन्होंने। देन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ओके, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जिसमें ऑपरेशन ऑल क्लियर, मैंने उल्फा वाला बताया था, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन राइनो, ये सारी चीजें हुई थी जहां पर भूटान में उल्फा का बेस था और वहां पर दैट गाय परेश बारुआ यूज्ड टू लिव, और वहीं से अटैक करते थे इंडियन फोर्सेस को। तो वहां भूटनीज आर्मी को हमने प्रेशर देके, भूटनीज आर्मी को प्रेशर देके हमने ऑपरेशन करवाया था, जहां पर भूटनीज आर्मी ने इनके जो बेसिस थे उसको खत्म कर दिया था। ओके, देन यूज ऑफ स्पेशल लॉज लाइक आफ्सपा, जिसको हमने मिलिट्री एरियाज में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वहां पर आफ्सपा लगा के उसको कंट्रोल में लाया। ऑल्दो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल था, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैपेंड। देन इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलांस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे, आई थिंक देयर वाज दिस ACIO2 ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका सिर्फ एक हाथ मिला था। ही वाज अबडक्टेड बाय बाय आई थिंक द नागाज ओनली, एंड ही वाज अबडक्टेड, नहीं उल्फा ने लिया था या नागा ने लिया था, आई डू नॉट रिमेंबर। उसका हाथ मिला था बस बुलेरो में। ऑल राइट, अच्छा, मेघालय में हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर। देयर वाज दिस यंग ACIO2 हु यस, उसका सिर्फ हाथ मिला था। बहुत पुरानी बात है ये बहुत बहुत पुरानी बात है। उसका सिर्फ एक हाथ मिला था। ओके, एनीवेज, इसको आप ग्रुप में भेज देना। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन फिर भी वी परसीवियर्ड। ओके, हाँ, फॉर्म निकला है, भर दो, उतना कुछ अब इशू नहीं है, उतना अब इशू नहीं है, पहले बहुत ज्यादा वो था, प्रॉब्लम्स थी। एनीवेज, हाउ डिड द सिचुएशन वाज काम डाउन फर्दर? तो डायलॉग किया हमने इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, उनको बोला कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, आपके कुछ जो जायज डिमांड है, जो आपके रीजनेबल डिमांड है, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। देन पीस अकॉर्ड्स, हमने आसाम अकॉर्ड साइन किया 85 में, मिजोस के साथ 86 में, नागालैंड के साथ 2015 में, देन बोडोज के साथ 2020 में। आज के डेट में एनएससीएन के को छोड़ के, एनएससीएन के खापलांग्स को छोड़ के, और कुछ मणिपुरी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको छोड़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इट इज प्रॉब्लम फ्री। अभी भी इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द मैतीज एंड द कुकीज एंड द नागास, लेकिन फिर भी दैट इज अंडर कंट्रोल। ओके, देन रिहैबिलिटेशन ऑफ मिलिटेंट्स हैपन, अ लॉट ऑफ देम जॉइंड पॉलिटिक्स, जैसे कि मिजोरम के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, पहले आईएसआई ने उनको ट्रेन किया था, 1986 में जो बने थे लाल डेंगा साहब, तो उनको आईएसआई ने कराची में ट्रेन किया था, लेकिन लेटर ऑन ही जॉइंड द इंडियन यूनियन एंड ही सेड कि आई प्लेज माय अलीजियंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अ लॉट ऑफ देम जॉइंड पॉलिटिक्स, किन्हीं लोगों को बिजनेस खड़ा करके दिया गया था। A lot of them, they joined other professions also. उसके बाद ऑटोनॉमी अग्रीमेंट्स किया गया था। देन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन वगैरह जो है, उसमें बोडोस को, ओके, जैसे 5th एंड 6th शेड्यूल यूज करके इस टाइप के प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, विद इन दी
all right, within the constitutional boundaries, we tried to pacify the rebels. Okay, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हुआ. अभी एक और बहुत बड़ा एक यू नो देयर इज अ वेरी बिग, व्हाट टू से, देयर इज अ वेरी बिग फैक्टर. पहले क्या था ना कि हम गरीब देश थे, वी वेर अ वेरी पुअर कंट्री, तो इनको भी ज्यादा होप नहीं थी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि ये इंडिया से कुछ होगा. लेकिन आज के डेट में आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो बैंगलोर में काम कर सकते हो, आप दिल्ली आके काम कर सकते हो, दूसरे जगह काम कर सकते हो. दूसरी चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी आ गया नॉर्थ ईस्ट में, टूरिज्म वगैरह आ गया. अब लोग दे आर नॉट पुअर एनी मोर. इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, नाउ दे आर सीइंग कि यार इंडिया तो ग्रो कर रहा है, सो आवर फ्यूचर लाइज विथ इंडिया. आवर फ्यूचर इट बेसिकली लाइज विथ इंडिया. ओके, देन इकोनॉमिक पैकेजेस एंड स्कीम्स. बहुत सारे हमने इकोनॉमिक पैकेज दिए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स, ट्राइबल लैंग्वेज लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन स्कीम्स, ट्राइबल कल्चर स्कीम्स, ये सब प्रिजर्वेशन स्कीम्स हम ये सब लेके आए. ओके, उनके कल्चर का प्रिजर्वेशन, प्रमोशन. ओके, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखोगे, so it basically allies with the church in Mizoram, and then it says that I don't have problem with beef in Meghalaya. मेघालय में आपको बीफ मिल जाएगा. ओके, सो ये क्यों है? देखो, बीजेपी का कोर वैल्यूज के अगेंस्ट है, अलाइंग विद द चर्च एंड अलाउइंग बीफ. लेकिन बीजेपी समझती है कि अगर हम उनके ट्रेडिशन कल्चर को बेसिकली इंपोज करेंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन. ऑलराइट, दीज पीपल आर गोइंग टू गिव अ रिएक्शन. इसीलिए कहीं कहीं पे कंसेशन बीजेपी जैसी नेशनलिस्ट पार्टी, ओके, राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी भी दे देती है. ऑलराइट, चैलेंजेस क्या क्या है? डिफिकल्ट टेरेन, पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर. अभी हमने पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर देखा कैसे म्यांमार से, ऑलराइट, म्यांमार से लोग आ गए थे. अ लॉट ऑफ चिन people, they came, all right, to मिजोरम, और मिजोरम में उनको जगह दे रहे हैं, एक एक घर में 5-5 लोग को रख रहे हैं मिजो पीपल, बिकॉज वो बोलते हैं चिन, मिजो, कुकी आर कजन ट्राइब्स. ये सारे जो हैं कजन ट्राइब्स हैं. ऑल राइट, ओके, सो यहां पर पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है. लॉट ऑफ पीपल, they migrate from, they move from Myanmar to India, India to Myanmar, and then there is a problem of Bangladesh also. वहां पर रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, रोहिंग्या वाले म्यांमार से रोहिंग्या, देन रोहिंग्या वाले सॉरी म्यांमार से बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश से फिर नॉर्थ ईस्ट चले जा रहे हैं. Then territorial dispute है between, internal territorial dispute है between the Mizo and the Manipuris, the Manipuris and the Nagas and the Arunachalis, the Assamese and the Nagas, the Meghalaya and Assam. तो ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रहा है. ओके, ओके, तो अभी वी हैव सीन वायलेंस डाउन. तो बिटवीन 2014 एंड 2022, 2014 से लेके 2022 के बीच में 76% का रिडक्शन हुआ है इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में. 97% लेस सिविलियन कैजुअलिटीज. ओके, 90% रिडक्शन इन सिक्योरिटी फोर्सेस. दिस इज अ वेरी बिग थिंग. हमारे बॉयज जो है दे आर नाउ सेफर, हमारे आर्मी बॉयज दे आर नाउ सेफर, मच सेफर इन नॉर्थ ईस्ट. ओके, ऑलराइट, ये सारा मैंने आपको बता दिया है. ऑलराइट, ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देख लेना. इन पांचों को बना लोगे आफ्टर रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू मिस एनी क्वेश्चन इन योर GS3 पेपर. एनी डाउट्स दैट यू गाइज माइट हैव? कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ. नो डाउट? ओके.